देन वी विल सी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। अब हमारे पास उस प्रोसेस को जिसके थ्रू बोन्स डेवलप हो रही होती हैं उसको ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन का नाम दे रहे होते हैं हम। अच्छा, इसमें हमने कहा था कि इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकार्टिलेजिनस ऑस्टियोजेनेसिस हो रही थी, ठीक है, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था। तो अब हम ये देखते हैं कि इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस बेसिकली हमारे पास क्विक मेथड है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि मेसेनकाइम है बेसिकली, जो कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें कुछ रीजन्स प्रेजेंट हैं अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स के, जिसे हमने ऑस्टियोइड का नाम दिया है। ऑस्टियोइड में ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। ये एक एंजाइम के थ्रू दैट इज़ एल्कलाइन फॉस्फेटेज इन जो अनमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स है इनकी मिनरलाइज हो जाती है बाय द मिनरलाइजेशन हो जाती है बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। ये एंजाइम बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट कर रहा होता है दैट आर प्रेजेंट इन द ऑस्टियोइड, ठीक है। मिनरलाइजेशन जब हो जाएगी तो बोन फॉर्म हो जाएगी विद इन द प्रेमिसेस ऑफ मेम्ब्रेन। इन इंट्राकार्टिलेजिनस को हम देखें तो इसका दूसरा नाम एंडोकॉन्ड्रियल ऑस्टियोजेनेसिस है। इसमें दो तरह से हो रही होती है कि जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है उसमें हमारे पास जो हाइलिन कार्टिलेज है वो मिनिएचर मॉडल ऑफ बोन बना रहा होता है। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हमने पढ़ा ना, मेटा कार्पल्स एंड फ्लेंजेस ऑफ हैंड एंड मेटाटार्स एंड फ्लेंजेस ऑफ फुट, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में हाइलिन कार्टिलेज बना रहा है, और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो एपिफाइसिस है उसमें हमारे पास हाइटिन कार्टिलेज एपिफाइसिस या बोन एंड्स बना रही होती हैं, ठीक है। तो एक एंड पहले बन जाता है कोई भी अपर या लोअर, और दूसरा जो है कुछ मंथ्स या ईयर्स के बाद बनता है, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें हाइटिन कार्टिलेज कन्वर्ट नहीं होता बोन में, बल्कि रिप्लेस हो जाता है बाय द बोनी या ऑशियस टिश्यू। तो इसमें क्या हो रहा है इंट्रामेम्ब्रेनस में कि मेसेनकाइम है उसमें ऑस्टियोइड प्रेजेंट है जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट है, वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज और उससे मिनरलाइजेशन हो जाती है और बोन बन जाती है। इंट्राकार्टिलेजिनस में प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से हाइलिन कार्टिलेज में मिनिएचर मॉडल ऑफ बोन बन रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में हाइलिन कार्टिलेज से बोन एंड्स बन रही हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से डायफेसिस बन रहा है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से एपिफाइसिस बन रहा है। अब आते हैं बोन ग्रोथ पे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ग्रोइंग एज में कैसे हो रही है, एडल्टहुड में क्या हो रहा है। ग्रोइंग एज में अब हमने देखा कि इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकार्टिलेजिनियस है, ठीक है। उनमें कुछ मेम्ब्रेन या कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। सारा कार्टिलेज रिप्लेस नहीं हो जाएगा बाय द बोनी टिश्यू, सारी मेम्ब्रेन बोन नहीं बन जाएंगी, ठीक है। उस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन या कार्टिलेज को हमने नाम दिया है एपिफाइसियल कार्टिलेज या ग्रोथ प्लेट का। इस से क्या होगा कि ये हमारे पास इसकी मदद से बोन जो है वो ग्रो करती रहेगी, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट होंगे जो कि बेसिकली बोन की ग्रोथ करवाते रहेंगे, ठीक है। उसका लेंथ और डायमीटर इंक्रीज़ होता रहेगा। एट द एंड ऑफ ग्रोइंग एज या जब बोन अपनी स्पेसिफिक लेंथ बना लेगी तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन या कार्टिलेज था वो रिमूव हो जाएगा इनसाइड द मेड्यूलरी कैविटी बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन डिसॉल्विंग सेल्स। एडल्टहुड में वही है कि हमारे पास सीज हो गया ना, उसकी ग्रोथ सीज हो गया तो एपिफाइसियल कार्टिलेज डिसअपियर हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो उसे डिज़ोल्व कर लेंगे और बोन मास हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एपिफाइसिस का फ्यूज़ हो जाएगा विद डायफिसिस। ये हमारे पास है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास है डायफिसिस, ठीक है। तो ये है एपिफाइसिस, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि जब बोन ग्रोथ हो गई है तो ये डायफिसिस के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और एपिफाइसिस की क्लोजर हो जाएगी, एंड्स क्लोज हो जाएंगे और ग्रोथ हो जाएगी, एक प्रॉपर बोन बन जाएगी। रूल ऑफ ऑसिफिकेशन में हमने सिर्फ ये याद रखना है कि एपिफाइसिस दैट डेवलप्स फ्रॉम फर्स्ट अपीयरिंग सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इज द लास्ट टू जॉइन द डायफिसिस। जिस बोन में एपिफाइसिस पहले फॉर्म हुई है फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, वो सबसे आखिर में जाके सबसे आखिर बोन होगी जो कि डायफिसिस से फ्यूज़ करेगी, ठीक है।
देन आर्टीरियल सप्लाई में 4 आर्टरीज आ जाती हैं और वेन्स इसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ठीक है। तो हम अगर ये देखें तो सबसे पहली है न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी को हम डाईफेसियल आर्टरी भी कह रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये डाईफेसिस में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है नियर द मिडल ऑफ बोन शैफ्ट, वहाँ से ये एंटर हो रही होती है। अच्छा, जब एंटर होती है तो ये मेड्यूलरी कैविटी में जाती है और वहाँ पे मेड्यूलरी आर्टरीज बना लेती है। मेटाफाइसियल आर्टरीज, मेटाफाइसिस ना बेसिकली एपिफाइसिस और डायफिसिस के मिड में जो जगह होती है इसे मेटाफाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे मेटाफाइसियल आर्टरीज वस्कुलर फोरामेन के थ्रू जा रही होती हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो न्यूट्रिएंट आर्टरी थी वो न्यूट्रिएंट फोरामेन से जा रही है, ठीक है। मेटाफाइसियल आर्टरी जो है वस्कुलर फोरामेन से आ रही है। और दूसरी बात यह है कि ये एनास्टोमोस हो रही है विद द ब्रांचेस, या ब्रांचेस बना रही है विद द न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड द एपिफाइसियल आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम अब जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव एपिफाइसियल आर्टरीज। तो एपिफाइसियल आर्टरीज या तो जो ब्रांचेस हैं एपिफाइसियल आर्टरीज की वो हैं, या फिर वस्कुलर फोरामेन से एंटर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये जो ब्रांचेस हैं या तो हमारे पास जो मेटाफाइसियल आर्टरीज की हैं वो एपिफाइसियल आर्टरीज बना रही हैं, या फिर ये वस्कुलर फोरामेन से एंटर हो रही हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आर्टीरियल लूप्स बना लेते हैं, और ये आर्टीरियल लूप्स हमारे पास जो डीप पोर्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज का है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। देन पेरीओस्टियल आर्टरीज है, हमारे पास बोन्स के साथ कोई मसल अटैच है, ठीक है। या तो उधर से ये आर्टरीज आ रही होती हैं या फिर पेरीओस्टियम में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली या तो जो मसल है उधर से आ रही हैं या पेरियोस्टियम से आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एनास्टोमोस कर रही होती हैं विद द कॉर्टिकल कैपिलरीज जो कि डिराइव हुई हैं फ्रॉम द मेड्यूलरी आर्टरीज, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं टू द पेरियोस्टियम या कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो हमारे पास हो गई एक न्यूट्रिएंट आर्टरी, एक हो गई मेटाफाइसियल आर्टरीज, एपिफाइसियल आर्टरीज एंड पेरीओस्टियल आर्टरीज। देन बोन फ्रैक्चर, हमारे पास एक बोन है, नॉर्मल बोन है, उसकी एक लेंथ है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ब्रेक आ जाए, कोई उसमें जो है वो क्रैक आ जाए, तो उसकी कॉन्टीन्यूटी में फ़र्क आ जाता है, उसे हम बोन फ्रैक्चर कहते हैं। दो टाइप्स का होता है, क्लोज्ड या ओपन। क्लोज्ड को हम सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं, कि जो विद इन द प्रेमिसेस, विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्किन हमारे पास कोई बोन ब्रेक हुई है, कोई क्रैक आया उसमें, ठीक है, वो जो है स्किन को रप्चर नहीं कर रही, कोई वूंड नहीं बना रही, तो उसको हम क्लोज्ड या सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे। ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं, जो कि बोन इस तरह से टूटती है कि वो स्किन को भी रप्चर कर देती है और एक्सटर्नल वूंड बना देती है। देन आवर लास्ट टॉपिक इज़ हीलिंग ऑफ अ फ्रैक्चर। हीलिंग कैसे होगी फ्रैक्चर की? हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि एक बोन टूटी है, उसमें कुछ डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो होता कैसे है ये सारा प्रोसेस, कि हमारे पास जब बोन इंजरी हुई है, ठीक है, बोन ने ब्लड वेसल्स को रप्चर किया, वो डैमेज हो गई। डैमेज होने की वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना, ठीक है। जब ब्लड क्लॉट बना तो वहाँ पे कुछ ब्लड कैपिलरीज, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स ने इन्वेट किया, ठीक है। उनकी इन्वेजन करने की वजह से, और इन्वेट उन्होंने किया तो उन्होंने वहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन की, जो कि बेसिकली एक न्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू कहाँ पे बना? एट द साइट ऑफ इंजरी। फिर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल ट्रांसफॉर्म हुए इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं। हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, बट दे हैव आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है।
तो उनकी कॉन्ड्रोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कॉन्ड्रोब्लास्ट ने कार्टिलेज बनाया, हाइलन कार्टिलेज बनाया, और उन्होंने क्या बनाया, फाइब्रो कार्टिलेज कैलस बनाया, ठीक है। देन ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हुई इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। इस डिफ्रेंशिएशन के बाद ऑस्टियोब्लास्ट ने हमारे पास बोनी टिश्यू बनाना शुरू किए। कौन से बोनी टिश्यू, हमने पढ़ा कि कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू एंड स्पंजी बोनी टिश्यू, ठीक है। फिर हमारे पास बोनी टिश्यू बनने के बाद फाइब्रो कार्टिलेज कैलिस रिप्लेस हुआ बाय द बोनी कैलिस। इस बोनी कैलिस ने मेच्योर बोन बनाई, और फ्रैक्चर साइड पे जो बोन थी हमारे पास, जैसे पहले बोन थी वो बोन दोबारा से रीमॉडल हो गई, और उसका जो एक्सटर्नल कॉन्टूर है, शेप है, स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मल ही की तरह उसका सारा स्ट्रक्चर बन गया दोबारा से। तो क्या हुआ, बोन इंजरी हुई, ब्लड वेसल रप्चर हुई, ब्लड क्लॉट बना, वहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू बना, ऑस्टियोप्रोजेनिटस ने कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाए, उसने फाइब्रोकार्टिलेज कैलस बनाया। देन ऑस्टियोप्रोजेनिटस ने ऑस्टियोब्लास्ट बनाए, उसने बोनी टिश्यू बनाया। फाइब्रोकार्टिलेज कैलस रिप्लेस हुआ बाय द बोनी कैलस रिप्लेस हुआ बाय द मेच्योर बोन, और नॉर्मल बोन दोबारा से रीमॉडल हो गए। So that was all about the general anatomy of bone.